A few candidate are facing language issue, so I will try to use both Urdu and Sindhi. एक्चुअली हमारे जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन का या किसी भी चीज की प्रिपरेशन का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि हम जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो समझें। ठीक है, तो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस प्रीवियस और पास्ट इंटरव्यूज क्वेश्चन whatever asked during interviews in leftover seats are division wise or more back to 2020। तो हम कोशिश करेंगे वो सब क्वेश्चन सीरीज वाइज, क्योंकि उनसे आपको एक तो ये हेल्प मिलेगी कि इंटरव्यूअर पूछता किस तरीके से है और क्या पूछता है। दूसरा ये कि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। वही है हमारा सब्जेक्ट फील्ड, सब्जेक्ट जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकल सर्जिकल जनरल नॉलेज का जो पोर्शन जो टच देते हैं ज्यादातर वो, तो वो सारी सेम चीजें होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस एंड प्रोटोजोअल डिजीजेस, देन रिंगवर्म एंड सम अदर डिजीजेस ऑफ फंगल डिजीजेस। तो ये जो बेसिकली एजेंट है ये पैथोजेनिक एजेंट है। और हमने अभी तक जो है वो ट्रामा की डिजीजेस, केमिकल रीएजेंट, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल बेसिस, ऑटो इम्यून, इन डिजीज को टच नहीं किया। तो ये डिजीज भी पूछी जाती हैं, इनको भी हम टच करेंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन जो रह गया था उस लेक्चर में से वो था जूनोटिक डिजीजेस। आप जानते हैं जूनोटिक डिजीज क्या होता है? जू मीन्स एनिमल, ठीक है। तो जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो एनिमल से रिलेटेड हो, जिनका वेक्टर जो हो वो एनिमल हो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो वेक्टर बनते हैं उनमें से डिजीज ट्रांसमिट होती है ह्यूमन बीइंग में, तो ऐसी डिजीज को कहते हैं जूनोटिक डिजीज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस टेस्ट में, इंटरव्यू में, कि व्हाट आर दी जूनोटिक डिजीजेस एंड गिव फ्यू एग्जाम्पल। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर दी जूनोटिक डिजीज, तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जूनोटिक डिजीज ऐसी डिजीज जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो। मतलब उसका ये होगा कि जो वेक्टर होगा उसका वो एनिमल होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अगर आप इंग्लिश में देखें तो जूनोटिक डिजीज आर दोज डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, रेबीज है। रेबीज किस में से होती है? इसका वेक्टर कौन है? डॉग है। डॉग हायर वर्टिब्रल जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। उसकी सलेवा जो है और टीथ है उनमें लाइसा वायरस। एक्चुअली रेबीज जो है वो वायरस का नाम है, ठीक है। रेबीज एक्चुअली वायरस, उसको रेबीज वायरस भी कहते हैं या लाइसा वायरस भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये वायरल डिजीज है, ठीक है। क्योंकि ये डॉग से, डॉग बाइट से ट्रांसमिट होती है। इस डिजीज को रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं कि डॉग बाइट का जो पेशेंट होता है उसमें फियर होता है वाटर से, पानी से उसे खौफ होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 वीक्स होता है। और जो है रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है। ये हायर वर्टिब्रेट जो है ना सिर्फ डॉग, मगर अगर जेकाल, वोल्फ, केट, मॉकी, इवन दो डोंकी, इसी किस्म के कोई भी हायर वर्टिब्रल जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल हो, उनके बाइट हो जाए तो इनके लिए रेबीज वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। तो एक तो ये हो गया जूनोटिक डिजीज क्या है। दूसरा ये हो गया कि जूनोटिक डिजीज में हमने क्या देख दिया? रेबीज, हाइड्रोफोबिया। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि रेबीज का जो अटैक होता है वो किस पे होता है? वो नर्वस सिस्टम पे होता है।
डेंगी फीवर, ये भी हम डिस्कस करके आए कि डेंगी जो है वो वायरस है एक्चुअली, एयरबो वायरस। ये मॉस्किटो बॉर्नी होते हैं, और मॉस्किटो बॉर्नी जो होती है उसमें ये इसका मॉस्किटो कौन सा होता है, एडीज इजिप्टी। इस पे भी हम डिस्कस करके आए थे। तो एडीज इजिप्टी इसका वेक्टर है, क्योंकि एडीज इजिप्टी एक एनिमल है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोड है। तो इसमें से ट्रांसमिट होता है ये वायरस, तो इसीलिए इसको भी जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। अच्छा, डेंगू फीवर का दूसरा नाम होता है ब्रेक बोन। और इसमें होता क्या है, मैं बता के आया था कि जो प्लेटिलेट काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है और ब्लीड होती है। जीका वायरस, जीका वायरस को भी हमने डिस्कस किया था। जीका वायरस जो है इसका भी जीका का, चिकनगोनिया का, डेंगू का जो वेक्टर है वो एक ही है, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी क्या है, मॉस्किटो है। और मॉस्किटो जो होते हैं जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, जैसे एनाफेलीज मलेरिया का है, तो ये फीमेल होती हैं एक्चुअली। एडीज इजिप्ट में भी जो है वो फीमेल मॉस्किटो ही होता है जो डिजीज ट्रांसमिट करता है, वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता है। अब देखिए, मलेरिया का जो पैथोजन है वो है प्रोटोजोआन। प्लाज्मोडियम इज अ फैमिली ऑफ प्रोटोजोआन। इसकी जो प्लाज्मोडियम की फिर स्पीशीज हैं वो कौन सी हैं, प्लाज्मोडियम ओवली, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम नेवल्सी। नेवल्सी फिफ्थ इसकी टाइप है। अगर पूछा जाए कि फिफ्थ टाइप कौन सा है प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया जो काज करते हैं ये कौन से हैं, तो ये प्रोटोजोआन है। अगर पूछा जाए कि ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। और अगर थोड़ा डीपी कोई सवाल पूछे कि अगर ये यूनिसेलुलर होते हैं तो ये यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक, ये सब आप बेसिकली पढ़ के आए। कभी कभी इंटरव्यूअर आगे मैं आपको क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज सेल, जब कोई कभी कभी वेरी सिंपल जो है वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटोजोअल डिजीज है। 5 टाइप है इसकी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल आउटब्रेक ज्यादा हो गया है मलेरिया का। पहले तो ये कंसिडर किया जाता था कि अफ्रीका में हर दूसरे बंदे को मलेरिया होता है, वहां पे वो नॉर्मल होता है, इतना डेंजरस नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है, और कुछ कंट्रीज में इसके लिए वैक्सीन भी बनाई गई है। तो रिलैप्सिंग मलेरिया कौन सा होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा जो है वो मेलेग्नेंट और सेरिब्रल मलेरिया कौन सा होता है, इनमें से 5 टाइप्स में से रिलैप्सिंग एंड सेरिब्रल और मेलेग्नेंट जो है मलेरिया कौन से होते हैं, तो आप इसके चैट में मुझे जवाब जरूर बताएं। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज असाइटिस, डिफाइन असाइटिस। तो असाइटिस क्या होता है, एक्चुअली अक्यूमुलेशन, फ्लूइड जमा हो जाता है पेरिटोनल कैविटीज में। फिर उसके डिफरेंट काजेस पे चले जाएंगे तो उसके काजेस क्या है, मगर सिंपल वर्ड्स में अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन एब्डामिन। एब्डामिन का मतलब क्या हो गया, पेरिटोनियल, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ एब्डामिन। जिस तरीके से हमने मेनेजीज की बात की थी कि आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, ऐसे आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जो एब्डामिन की आउटर कवरिंग है वो है पेरिटोनियम। अच्छा, इसमें पेरिटोनियम के एब्डामिन के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड का जमा हो जाना, तो ये कंडीशन होती है असाइटीज। अच्छा, असाइटिक टेप होता है, जिसे एब्डामिनल फ्लूइड विथड्रॉ करते हैं, जो है टेपिंग करते हैं। एक्चुअली ये मोस्ट कॉमन इसका काज होता है लिवर साइरोसिस। अब देखिए, पहले पूछा है असाइटिस, जब आंसर देने वाले यही कुछ इसका जवाब दिया होगा कि इसका काज जो है सिरोसिस हो सकता है, तो फिर उसने, या फिर कैंसर हो सकता है, तो फिर इंटरव्यूअर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है लिवर साइरोसिस, व्हाट इज लिवर साइरोसिस। लिवर साइरोसिस एक्चुअली इट इज करेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल स्केरिंग। स्केयर हो जाते हैं, क्या हो जाता है, लिवर फिर ड्राई हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, फिर वो स्केयर हो जाएगा,
हार्ड बन जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। लिवर फंक्शन जो है वो क्यों होता है, ये अल्कोहलिज्म के वजह से। कोई बंदा है वो अल्कोहलिज्म, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की टाइप, और ये हम सारी चीजें पढ़ के आए हैं, वैक्सीन सारी, तो इस पे डिस्कस नहीं करते। रिमाइंडर दे रहा हूं, आप रिपीट कर देना हेपेटाइटिस को। डायग्नोसिस, अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फिर क्या होगी, अगर डायग्नोस किया जाए तो लिवर बायोप्सी की जाती है, लिवर अल्ट्रासाउंड के जरिए भी जाना जा सकता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो तो उसके थ्रू भी इसको डायग्नोस किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी मेंटल कंफ्यूजन होगा, हेपाटिक कोमा, हेपाटिक कोमा होगा, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसको हम असाइटिक फ्लूइड कह के आए हैं ऊपर, जिसको डिस्कस करके आए हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं। फिर ब्लड जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, अल्टीमेटली जो हमारी विटामिन के और ये सारी चीजें, अल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन, वो डिक्रीज हो जाएगी, तो स्वेलिंग हो जाएगी, ओडिमा हो जाएगा, फिब्रिनोजिन जो है कुछ कम हो जाएंगी, प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन क्या हो जाता है, इससे ही रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज बिलिरुबिन। अब डिस्कलरेशन हम देखते हैं, एक तो इसमें एडवांस करता जाऊं मैं। एक डिस्कलरेशन होती है येलो डिस्कलरेशन, पेल डिस्कलरेशन, ब्लू डिस्कलरेशन। ब्लू डिस्कलरेशन पूछा जाए कि क्यों होती है बॉडी में, तो वो साइनोसिस की वजह से, ऑक्सीजन की जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लू डिस्कलरेशन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी ब्लड में। तो अच्छा, पेल डिस्कलरेशन किस में होता है, इट इज अ साइन ऑफ एनीमिया। ब्लड के जब कम हो जाएगी, एचपी लेवल जो है वो कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन, तो पेल डिस्कलरेशन। वो हम कहाँ पे, पाम ऑफ द हेड, काइंडली इसको जो भी मूवमेंट कर रहा है ना करें, ये हम इस पे लिख भी सकते हैं, आप भी हम भी लिख सकते हैं। तो ये जैसे मार्क के आ रहे हैं, कोई कैंडिडेट है तो ये ना करें काइंडली। उसके अलावा दूसरा होगा येलो डिस्कलरेशन, थर्ड। येलो डिस्कलरेशन जो होती है बॉडी में, वो बिलिरुबिन की वजह से होती है, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस। Bilirubin, a yellow range compound that is produced by breakdown of hemoglobin। अच्छा, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो इसके टू पार्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन बना है जो हीम से, मीन्स आयरन से, और दूसरा क्या है इसके अंदर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कौन सा, ग्लोबुलिन। फिर ये जो हीम जो है वो रिसाइकिल नहीं होती, ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड जो है वो रिसाइकिल होती है। तो हीम का जो पोर्शन होता है वो बिलिरुबिन जो है उसमें कन्वर्ट होता है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड आप कह सकते हैं, और इनडायरेक्ट को कॉन्जुगेटेड कह सकते हैं। अब होता क्या है, अनकॉन्जुगेटेड जो होती है वो बिलिरुबिन जो है एक्सक्रिएटेबल नहीं होती, एक्सक्रिएट नहीं होती बॉडी से खारिज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनकी जॉन्डिस हो जाती है, उनको बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको फोटोथेरापी के अंडर रखा जाता है। फ्लोरेसेंट लाइट होती है, ट्यूब जो होती है वो, उसकी इमिशंस होती हैं, वो जब स्किन के ऊपर जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल हैं, उसके ऊपर लगती है तो कन्वर्ट करती है अनकॉन्जुगेटेड, मीन्स फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन में। जब फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन जो होती है वो एक्सक्रिएटेबल नहीं होती, एक्सक्रिएट आउट नहीं होती, एलिमिनेट नहीं होती। कॉन्जुगेटेड जो होती है वो वाटर सॉल्युबल में जब कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर वो एक्सक्रिएटेबल या फिर एलिमिनेटेबल हो जाती है, वो एलिमिनेट हो जाती है, एक्सक्रिएट हो जाती है। कन्वर्ट होती है टू प्रोसेस में, कौन से में, यूरोबिलिनोजिन में और स्टरकोबिलिनोजिन। स्टरकोबिलिनोजिन बिलिनोजिन का मतलब होता है स्टूल में, और यूरोबिलिनोजिन का मतलब होता है यूरिन में। ठीक है, जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाती है, बॉडी में येलो डिस्कलरेशन जो है वो शो होना शुरू हो जाती है, आईज में, नेल में, पाम में। ठीक है, ओवरऑल जब ज्यादा रेंज इसकी बढ़ जाएगी तो इसमें, तो ये इसके बताने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी जो आप जवाब देते हैं, उस जवाब में से
इंटरव्यूअर क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो जो आप जवाब दें माइंड में रख लें, जो आप जवाब दें वो आपका जवाब ऐसा हो जिसके और सवाल बने तो आपको उसका आइडिया हो, वरना लिमिटेड जवाब दें जितना आपको आता है। जब लिमिटेड देंगे और उसका एग्जैक्ट जवाब देंगे तो फिर इंटरव्यूअर उसमें से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन उसने पूछा है हेड ऑफ सार्क। तो मैंने कुछ और दे दिए हैं, और वर्ल्ड हेल्थ डे उस पे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है उसका थोड़ा सा हवाला दे दिया है, उसकी थोड़ी आप स्टडी कर ले कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से नहीं जाएगा। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये ढाका 8 दिसंबर 1958 में बनी। वहां पे एक जो है मीटिंग हुई उसके अंदर, और इसके जो अब मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं। पहले इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो 7 थे। अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया है 2007 में। 2007 में अफगानिस्तान इसका मेंबर बना है। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 1985 में उनका एक ग्रुप की मीटिंग हुई, एक चार्टर इन्होंने किया, एक मुआहदा किया कि हम अपने रीजन में एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे, इकोनॉमिकल, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे जो हैं सोशल एस्पेक्ट हैं उन पे। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो खटमंडू में है, और 17 जनवरी को खटमंडू में नेपाल में 17 जनवरी 1987 में इसका हेडक्वार्टर जो है वहां पे फिक्स किया गया। और उसका जो हेड होता है जिसपे क्वेश्चन पूछा गया वो होता है सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे उनका हेड प्रेसिडेंट होता है, कुछ का चेयरमैन होता है, कुछ का सीईओ होता है, और कुछ का सेक्रेटरी जनरल होता है। तो जो सार्क का हेड है वो होता है सेक्रेटरी जनरल। और अब करंट जो इसका हेड है गोलाम सरवर, ये बांग्लादेश का है। एक्चुअली इनका जो हेड बनना है तो वो होता है इसके अल्फाबेटिकल से, फॉर एग्जांपल ए से, फिर बी से, इसी तरीके से। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीटो, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका इसकी जो फाउंडेशन हुई 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो करंट हेड है वो है डायरेक्टर जनरल, डॉक्टर निगोजी इसका हेड है। और इसके जो मेंबर हैं 164 मेंबर हैं। ये दुनिया का जो कारोबारी बिजनेस जो है उस पे काम करती है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, WB, 1 जुलाई 1944 में इसकी फाउंडेशन हुई। और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC USA में है। इसका हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, अजय बेंगा इसका जो है वो हेड है। और इसकी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज 189 है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसके आप हम सब कर्जी हैं, IMF, इसकी फाउंडेशन 27 दिसंबर 1944 में हुई। वर्ल्ड बैंक की आप ये याद करते हैं, ईयर अगर याद करें तो वर्ल्ड बैंक और IMF का जो ईयर है वो सेम है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में है, वो भी सेम है। और इसका जो हेड है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, क्रिस्टलिना। और इसके मेंबर जो हैं, मेंबर कंट्रीज जो हैं इसकी 190 मेंबर कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का जो
कयाम हुआ वो अक्टूबर 24 1945 में हुआ, वर्ल्ड वार टू के बाद। इससे पहले थी लीग ऑफ नेशन, 1940 में बनी थी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, वर्ल्ड वार वन के बाद बनी थी लीग ऑफ नेशन। और फिर उसके फेल्योर के बाद वही कंट्रीज, वही स्टेट्स, उन्होंने फैसला किया कि अब थोड़ा नेम भी चेंज करें और दूसरा नाम रखें, और दुनिया में जो है अमन के क्याम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस। अक्टूबर 24 1945 में इसका क्याम हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, और करंट हेड जो है इसका एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल है। इसके मेंबर कंट्रीज जो है 193 मेंबर कंट्रीज हैं। हेल्थ के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका किस मंथ के, अप्रैल की कौन सी तारीख को इसका क्याम किया गया, तो वो 7 अप्रैल 1980 48 में, 1948 में इसका क्याम किया गया 7 अप्रैल को। और ये दुनिया की जो हेल्थ है उस पे काम करती है। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है। जैसे हमने वीटो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी जनेवा में है। चीजों को एसोसिएट करेंगे तो ज्यादा चीजें आपको याद हो सकेंगी। करंट हेड जो है इसका डॉक्टर टेड्रोस है, और वो डायरेक्टर जनरल है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 194 मेंबर कंट्रीज हैं। थोड़ा इसमें एलाबोरेट कर लें कुछ चीजें। जो हेल्थ के डेज हैं वो थोड़ा आप कुछ याद कर लें। अभी मेरे जहन में जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। आपने टॉपिकल वर्ड सुना होगा। टॉपिकल वर्ड की मीनिंग होती है कोई स्किन के ऊपर, जख्म के ऊपर कोई चीज लगाना, टॉपिकली, ऊपर से। और दूसरा होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वो डिजीजेस होती हैं जो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हों। मलेरिया ट्रॉपिकल डिजीज है, डेंगू ट्रॉपिकल डिजीज है, लेशमेनियासिस ट्रॉपिकल डिजीज है, ट्रिपनोसोमियासिस ट्रॉपिकल डिजीज है। ऐसे काफी डिजीज है जिनको ट्रॉपिकल डिजीज, और इनकी जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रॉपिकल मेडिसिन कहते हैं। मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे, रिलैप्सिंग मलेरिया एंड सेरिब्रल मलेरिया। अभी तक एक इमदाद अली का जवाब आया है। आप सब चैट में इसका जवाब जरूर दें। रिलैप्सिंग मलेरिया, ट्रॉपिकल, ये हमारा टू वे एक कनेक्शन चलेगा आपके लर्निंग में। तो आप जब वो टॉपिक चल रहा है कोशिश करें उसी टाइम उसका जवाब दे दें। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। डिसेबल पर्संस का जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 1 दिसंबर को किया जाता है। 29 जनवरी को वर्ल्ड लिप्रोसी, लिप्रोसी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, और इस पे मैंने बताया था इसकी ट्रीटमेंट और माइकोबैक्टीरियम इसका कैसे होता है, डायग्नोसिस भी, सारी चीजें मैंने। 4 फरवरी को 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, डेंटिस्ट्री वाले इसको सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओरल हेल्थ। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया
डे जेनेटिकल डिसऑर्डर है हेमोफीलिया, जिसमें ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकती। 19 इसमें फैक्टर जो है 8, 9, 10, 11 जो है इन्वॉल्व होते हैं। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर एंड वर्ल्ड इरिटेबल बाउल डिजीज सिंड्रोम सेलिब्रेट किया जाता है। इससे और भी डे हैं, तो आप कुछ उनको भले देख देना सुपरफिशियली, इनको भी सुपरफिशियली देख देना। अगर कोई इनमें से आ जाएगा आपके इसमें इंटरव्यू में तो। अवेश यहाँ वर्ल्ड डिजीज डे ये मैंने बताई है, यहाँ पे पेज में नहीं है, लेक्चर में नहीं थी। यहाँ पे 7 अप्रैल जो है इस पे क्वेश्चन आया था कि विच डेट ऑफ अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कयाम वाले दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से मैंने बताया, आप लेक्चर से दोबारा जब मैं लिंक शेयर करूंगा तो वो उससे नोट डाउन कर देना। लेक्चर जरूर दोबारा सुना करें। इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल जो है उसके आप 7 सितंबर 1923 में उसका क्याम हुआ, और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। करंट उसका हेड है अहमद नसीर अल रईसी, और उसका प्रेसिडेंट है, और 195 जो है वो। अच्छा, इसका काम ये होता है दुनिया में कहीं भी कोई क्रिमिनल छुप जाए तो दुनिया की दूसरी जो है ऑर्गेनाइजेशन कंट्री जो है वो इंटरपोल वालों को उसकी मदद करते हैं पकड़वाने में। अच्छा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कल्चरल हेरिटेज पे और कल्चरल एजुकेशन पे साइंटिफिक स्टडी होती है इनकी, और उस पे फंडिंग भी करते हैं। नवंबर 16 1945 पे इसका क्याम हुआ। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। करंट इसका हेड जो है ऑडिटरी डायरेक्टर जनरल है, और इसके मेंबर 193 हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। शंघाई जो ये हमारी SCO है, और दूसरा इस्लामिक ऑर्गेनाइज कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है OIC। इस पे भी तो इसको भी थोड़ा कर देना। फाउंडेशन 15 जून इसका बीजिंग चाइना में है हेडक्वार्टर शंघाई का, और जेंग मिंग सेक्रेटरी जनरल है। इसके मेंबर 9 है इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, रशिया 9 है। पाकिस्तान भी इसका जो है मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC मुस्लिम जो है ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 57 जो है कंट्रीज मेंबर हैं। इसकी फाउंडेशन 25 सितंबर 1969 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरबिया में है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, एशियन जिसे कहते हैं, उसकी फाउंडेशन 88 अगस्त 1967 में हुई, और हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है उसका जकार्ता। और इसका काउ किम होम हॉर्न इसका सेक्रेटरी जनरल है। 10 इसके मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज की जो यूनियन है, 27 यूरोपियन कंट्रीज उसके मेंबर हैं। नवंबर 1993 में इसका क्याम हुआ। क्वेश्चन था कि इन श्राइन ऑफ गुरु नानक की जो है दरगाह मजार जो है वो कहाँ पे है, जिसको गुरुद्वारा बोलते हैं, दरबार साहब, वो करतारपुर में है। और करतारपुर कहाँ पे है? नारोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में करतारपुर। और करतारपुर जो है वो राहदार या बॉर्डर है वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के साथ। सिखिज्म का फाउंडर था गुरु नानक। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन ये था कि गुरु नानक की जो है वो श्राइन कहाँ पे है।
तो करतारपुर में है, करतारपुर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में है। सिखिज्म का बानी था, फाउंडर था, और वहां पे वो 18 ईयर रहा वहां पे करतारपुर में, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे वो पास्ट अवे हो गए 1539 में। देन क्वेश्चन था कि विच ऑफ फॉलोइंग, सॉरी, विच आर्गन इज लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन ऑफ द बॉडी। तो उसका जो जवाब था वो लिवर है। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर ले, इसकी मालूमात याद कर दें, इंटरनल लार्जेस्ट आर्गन लिवर है, और एक्सटर्नल लार्जेस्ट, आर जनरली पूछा जाए कि लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी, स्किन इज द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी। एंड फर्स्ट लाइन डिफेंस भी है स्किन। अगर इम्यूनिटी में देखें, लार्जेस्ट वीन, लार्जेस्ट वीन जो है बॉडी की वो वेना केवा है, और वेना केवा में से सुपीरियर वेना केवा जो है वो लार्जेस्ट है। इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर, जैसे होता है विनियोल, विनियोल थोड़े बड़ी होगी तो वीन, वीन से वेना केवा। इसी तरीके से आर्ट्रियोल, आर्टरी, एरोटा। अगर आर्टरी पूछी जाती तो फिर एरोटा जो थी वो लार्जेस्ट आर्टरी थी। उसके बाद एबीजी, आर्ट्रियल ब्लड गेसेस। अब इनके जो कंपोनेंट हैं, अगर नॉर्मल वैल्यूज में अगर देखेंगे हम, तो पीएच, पीसीओ2, पीओ2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सोडा बाइकार्ब, HCO3। ये जो चार कंपोनेंट हैं, इसके मेजर कंपोनेंट होते हैं पीएच के। ब्लड सैंपलिंग ली जाती है कहाँ से? आर्टरी से। आप सब ये चीजें करके प्रैक्टिकल में भी किए होंगे और पढ़े भी होंगे। कुछ लोग एनजीओ साइड और इस सेक्टर में काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ी ये चीजें नहीं न्यू होती हैं। तो एबीजीज जो है एट्रियल ब्लड गैसेस होते हैं, जिसमें चार मेन कंपोनेंट हैं। अगर इसमें एबीजी भी देख लें आप, नॉर्मल अगर ब्लड की पीएच भी देख लें, तो 7.35 एंड 7.45 की रेंज में नॉर्मल ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। तो पीएच जो नॉर्मल होती है वो 7.35 टू 7.45। इसका कट ऑफ वैल्यू देखेंगे तो वो होगा 7.40। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू होता है नॉर्मल ब्लड के अंदर 35 टू 45। अच्छा, ये डीप में नहीं जा रहा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या होगा। आप नॉर्मली जस्ट जो पूछा जाता है, आप इस तरीके से भी आप सिंपली इसको याद करें तो इनफ है। 45, 35 टू 45। आप पीएच का जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू है वही वैल्यू समझ ले कार्बन का है। जैसे मैंने कहा, याद करने के लिए कह रहा हूं, 7.35 टू 7.45 पीएच का वैल्यू है, कट ऑफ 7.40। देन कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू 35 टू 45, कट ऑफ वैल्यू 40। ऑक्सीजन का वैल्यू 80 टू 100%, कट ऑफ वैल्यू 90% हो जाएगा। बाइकार्ब का 18 टू 28 और कट ऑफ वैल्यू 24 हो जाएगा। अगर इसके अंदर चेंजेस आती हैं तो वो एबनॉर्मलिटी है। फिर इसको हम कंसिडर किस पे करते हैं? एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिंपल डिफरेंस ये होता है कि पीएच जो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच दोनों अगर साथ में इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक इशू है। अगर अपोजिट में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी इशू है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ेगी और पीएच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तो एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अपोजिट होगा तो अल्कलोसिस होगा। मेटाबॉलिक में दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्कलोसिस होगा, अगर दोनों की डिक्रीज होगी तो एसिडोसिस होगा। सिंपल वैल्यूज आप नॉर्मल वैल्यूज देख लें, अगर ज्यादा एसिडोसिस अल्कलोसिस में ना जाए, मगर ये पता होना चाहिए कि इस पे हम देखते क्या है और एसिडोसिस और अल्कलोसिस को हम डिनोट करते हैं।
नोटिफाई करते हैं। जैसे मैंने बताया बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज वायरस, ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद, नेरोन कोट, और इसमें जो हेडक्वार्टर था गवर्नेंस का, जो कलोड़ा सल्तनत थी, डायनेस्टी थी, उसमें मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों का मुकबरा, ये सिंध नॉलेज पे अलग से लेक्चर होगा। और सिटी ऑफ बेंट, फाउंडेशन इसकी जो थी कलोड़ा डायनेस्टी की, वो 1768 में थी। सेकंड नेम ऑफ कोटड़ी बेराज, कोटड़ी बेराज का जो दूसरा नेम है गुलाम मोहम्मद बेराज, क्योंकि जनरल गुलाम मोहम्मद ने इसका किया था, ओपनिंग की थी 1955 में। 44 गेट्स हैं इसमें, और ये जामशोरो और हैदराबाद को सेपरेट करता है। फंक्शन ऑफ किडनी, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, ड्रग्स को एलिमिनेट करती है। मोस्ट ऑफ ड्रग की जो एलिमिनेशन होती है, एक्सक्रिएशन हमारी किडनी से होती है, सिवाय